नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो फिर पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आखिरकार आज चुनाव आयोग ने बिहार की जंग का ऐलान कर दिया, यानी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक 2 फेज में बिहार का चुनाव होगा। पहला फेज 6 नवंबर को और दूसरा फेज 11 नवंबर को, और नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। 14 नवंबर इस देश में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उस दिन उस शख्स का जन्मदिन होता है जिस शख्स के कंट्रीब्यूशन को इतिहास से, भारत के इतिहास से मिटाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन मिटा ना पाए। उन शख्सियत का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के मौके पर बिहार के चुनाव के नतीजे आएंगे। अब उसके आगे जो जोड़ना है आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बिहार की जनता पंडित नेहरू के जयंती पर सत्ता बदलेगी, कुछ ऐसा नतीजा देगी? क्योंकि जो इस वक्त हालत है बिहार में, जिस तरह से डेस्परेट मेजर्स, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डेस्परेट मेजर, मोदी जी और केंद्र सरकार ले रही है, उससे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जेडीयू को बात समझ में आ गई है कि ज़मीन बहुत खोखली हो चुकी है। जिस तरह से महिलाओं को 10,000, ये वो कई तरह की स्कीम्स को अनाउंस कर दिया है, और फ्रीबीज, रेवड़ी जिसको बांटी जा रही लगातार। और उसी बीच में नीतीश कुमार की ये तस्वीरें सामने आती है, जब नीतीश कुमार की हालत, तबीयत कैसी है, उसको लेकर कई सवाल उठते हैं। उसके बावजूद बीजेपी नीतीश कुमार को ही ढोना चाहती है, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालत पतली है। और ऊपर से चुनाव आयोग ने जिस तरह की सारी चीज़ें, एक तरह से कोई कढ़ाई या कड़े नियम ऐसे नहीं बनाए हैं जो विपक्ष को नज़र में रखते हुए बनाए गए हों, ये भी अपने आप में संकेत देता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी ये समझ रहा है कि बिहार में एसआईआर करके पहले ही हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। अगर इस चुनाव कार्यक्रम में कहीं कोई ऐसा सिरा मिल गया राहुल गांधी को, फिर राहुल गांधी ऐसी स्वेटर बुनेंगे चुनाव आयोग के चारों तरफ कि उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक फुल प्रूफ टाइप प्रोग्राम देता है नजर आए चुनाव आयोग। इम्पैक्ट राहुल गांधी का कह लें, या इम्पैक्ट पूरे समूचे विपक्ष की एकजुटता का कह लें, या इम्पैक्ट आने वाले जो बड़ा टारगेट है पूरे देश में एसआईआर करना, पश्चिम बंगाल के चुनाव, असम के चुनाव, इन सब को देख के ये चुनाव आयोग ने रुख अपनाया है, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज के चुनाव आयोग और कुछ दिन पहले राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला चुनाव आयोग, दोनों में दिन रात का फर्क था। ज्ञानेश कुमार वो अलग ज्ञानेश कुमार थे, ये वाले ज्ञानेश कुमार बिल्कुल अलग नजर आए। ये तो चुनाव आयोग वो वाला चुनाव आयोग लग रहा था जो यूपीए सरकार के वक्त हुआ करता था, जो रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से पूरा जो है वो पारदर्शी होने की कोशिश करता था। वैसा चुनाव आयोग मुझे तो नज़र आया। अब कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जो मेरी नज़र से छूट गई हों, लेकिन मोटे तौर पे इतना ज़रूर है कि अगर ये इम्पैक्ट एक राहुल गांधी की एक मुहिम का बिहार में दिख सकता है, तो जो अभी हाइड्रोजन बम जिसकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी, उसके इम्पैक्ट क्या होगा? क्यों, हाँ, ये भी ज़रूर है कि इस पूरे कार्यक्रम में चुनाव आयोग के उस हाइड्रोजन बम की आशंका भी दिख रही थी। यही नहीं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी उस हाइड्रोजन बम से खतरा दिख रहा है। लग रहा है चुनाव आयोग को भी कि उसके अंदर कुछ तो है। अब इतना ज़रूर है कि 14 नवंबर तक तो शायद राहुल गांधी वो हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि बीच में दीपावली है, छठ है, त्यौहार भी है, और ऊपर से चुनाव है। चुनाव के दौरान शायद राहुल गांधी ना करे, मुझे ऐसा लगता है 14 नवंबर के बाद है। फिलहाल 1 महीने की, 1.25 महीने की राहत चुनाव आयोग और मोदी जी दोनों को मिल गई है। ऐसे में मुझे निर्मला सीतारमन के जो हस्बैंड हैं, उनका एक जो बयान है वो भी सही होता नज़र आ रहा है, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हो सकता है बिहार चुनाव ईमानदारी से ये सरकार करने दे, और ईमानदारी से हुए
तो महागठबंधन जीत जाएगा। महागठबंधन जीत जाएगा तो मोदी जी के लिए बहुत आसान हो जाएगा, सरकार के लिए बहुत आसान हो जाएगा, चुनाव आयोग के लिए आसान हो जाएगा। ये देश को संदेश देना है कि देखिए हमने ईमानदारी से एसआईआर बिहार में किया और इतनी ही ईमानदारी से हम पूरे देश में करेंगे और विपक्ष को भी कोई बहाना नहीं मिलेगा। बिहार हार के देश के दूसरे हिस्से या पूरा देश जीतने के लिए ये एक तरह, क्या आप यूँ कह सकते हो कि मछली के लिए कांटा भी फेंका हो सकता है। अब इस कांटे में कांग्रेस या विपक्ष फंसता है या नहीं फंसता ये अलग बात है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी इसको भी आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक कहावत या एक सेंटेंस कहा जाता है आजकल राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी शायद ये कह रहे हैं कि मोदी जी को, सिस्टम तुम्हारा सरकार हमारी। आज फिर मुझे ये बात सही साबित होती नजर आई। कार्यक्रम तो चुनाव आयोग ने घोषित किया, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में मैंने जिस एंगल से देखा, मुझे तो पूरी की पूरी राहुल गांधी की छाप दिखाई दी। राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है, राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग को निशाने पर लिया, उसका असर साफ दिख रहा था। हालांकि इन चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मोदी जी और नीतीश सरकार को पूरा मौका दिया चुनाव आयोग ने कि वो 10-10 हज़ार की रेवड़ी या जो कहें वो महिलाओं को पहुंचाए। लेकिन उसके अलावा अगर आप पूरे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर बात पर राहुल गांधी की छाप नजर आएगी। यानी 80% राहुल गांधी के मुद्दों से हामी भरता चुनाव आयोग नजर आएगा। 20% ऐसे थे जिस पे अभी भी वो अपने पुराने रुख पर कायम है। मैं आपको एक एक मुद्दे के हिसाब से बताऊंगा कि राहुल गांधी ने जो जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों पर क्या चुनाव आयोग ने कहा है। मसलन पहला मुद्दा कि वोटर टर्नआउट बढ़ता रहता। हरियाणा के मामले में तो 6 दिन तक बढ़ता रहा था। क्या इस बार उस पर लगाम लगेगी? क्या इस बार ऐसा होगा? ये राहुल गांधी ने सबसे पहले उठाया था कि वोटर टर्नआउट हरियाणा में क्यों इतना लगातार बढ़ता रहा, 6 दिन तक बढ़ता ही रहा। इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि अब समन्वय अच्छा होगा और अब ऐसी मुश्किलात नहीं आएगी या ऐसी स्थितियां नहीं आएगी। अब जल्द से जल्द फाइनल आंकड़ा लोगों के सामने रख दिया जाएगा। वरना अगर पुराना चुनाव आयोग होता तो शायद ये कहता कि हमारी अपना सिस्टम है, हम चाहते हैं कि पूरा एक एक वोट गिना जाए, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन ना हो, इसलिए हमको वक्त लगता है, सिस्टम को वक्त लगता है। बिहार जैसे राज्य में तो जहाँ दूर दराज, जहाँ इंटरनेट भी नहीं चलता कई जगह, वहाँ तो और ज़्यादा आसान था ये बहाना मारना। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि अब ऐसा नहीं होगा। ये आप मान के चलिए। किसका असर? राहुल गांधी का असर, क्योंकि इसके भुक्तभोगी कांग्रेस ही रही है। फिर दूसरा कि क्या पैन इंडिया पूरे देश में एसआईआर होगा, जो बिहार में जिस तरह से हुआ है एसआईआर पूरे देश में होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि इसका वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ये पैन इंडिया एसआईआर पूरे देश में होगा और बिहार की तर्ज पर ही होगा। और बिहार में जब ये एसआईआर हो रहा था उसी वक्त राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा भी चल रही थी और उसका असर क्या दिखा था? उसका असर दिखा था कि जो वोट कटे थे उसके बाद, वो वोट कटने के बाद जब रिवीजन हुआ तो वोट 59 लाख से घटकर कहाँ 45 लाख रह गए। ये असर दिखा था और इन्हीं चीज़ों को अब चुनाव आयोग पूरे देश में जब करेगा एसआईआर, और उसमें भी ये कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि कब कहाँ किस स्टेट को, कहा अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ के जो चुनाव अधिकारी हैं उनसे बात करके स्थितियों के परिस्थितियों के हिसाब से एसआईआर कराया जाएगा। यानी सीधा सीधा ऐलान से बचा चुनाव आयोग यहाँ पर भी कि कब कोई स्पेसिफिक डेट देने से बचा। फिर राहुल गांधी का सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी, कि वोट चोरी का जो आरोप चुनाव आयोग पर लगाया वो सबसे अहम था। अब आप सोचिए, वोट चोरी के मामले पर
जब उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी करता है, चुनाव आयोग जो है वो मदद करता है बीजेपी की वोट चोरी करने में और बीजेपी को जितवाता है, तो इस पर जो चुनाव आयोग ने इस आरोप को नकारा नहीं और ना ही इस आरोप को स्वीकारा, बल्कि बीच का रास्ता निकालता हुआ नजर आए। और इस बीच के रास्ते में सीधा सीधा हिंट ये था कि अब वोट चोरी नहीं होगी अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये कदम उठाती हैं। जरा सुनिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होने के कारण संविधान के अनुरूप कार्य करती है और हर विधानसभा लोकसभा के इलेक्शंस की सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ये चुनाव आयोग के पास होता है। लेकिन जो वैधानिक अधिकारी होते हैं, जैसे मतदाता सूची बनाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में विकेंद्रीकृत लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत ईआरओ की जिम्मेदारी होती है कि वो मतदाता सूची बनाएं। फॉर्म 6 अगर आता है, कोई नया मतदाता आता है, फॉर्म 7 अगर आता है, फॉर्म 8 आता है, तो उसके ऊपर निर्णय वैधानिक रूप से क्वाजी जुडिशियल बॉडी के रूप में ईआरओ ही लेते हैं। अगर उनके द्वारा लिए गए किसी निर्णय पर किसी को भी आपत्ति हो तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपनी अपील दे सकता है, और अगर जिला मजिस्ट्रेट के पास से उसको मिले निर्णय से असंतुष्टि हो तो वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जा सकता है और वैधानिक रूप से मतदाता सूची बनाने का काम उस स्तर पर खत्म हो जाता है। तो चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों, लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत और संविधान के अनुरूप ये सारी व्यवस्था कार्य करती है। राजनीतिक दलों को भी, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, बार बार ये कहा जाता है कि आप अपने बूथ लेवल एजेंट्स नामित करें, आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जो भी आपके हेड हैं उनको नामित करें, आप जिला अध्यक्षों को नामित करें, जिससे कि वो इस स्टेट के प्रेसिडेंट्स को नामित करें, जिससे कि इस व्यवस्था के तहत ये समन्वय बना रहे। तो निष्पक्षता तो हमेशा रहती है और पक्षपात का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब जब बिहार में वोटर लिस्ट जब आई है, एसआईआर होने के बाद जो पहला ड्राफ्ट आया, उसमें एक मुद्दा उठाया बीजेपी ने कि भाई बिहार में जो एसआईआर हो रहे, जो घुसपैठिए दूसरे देशों के घुसपैठिए यहाँ घुस आए हैं उनको निकालने के लिए है, और कांग्रेस और आरजेडी उन्हें बचाने के लिए चुनाव आयोग की इस एसआईआर मुहिम की खिलाफत कर रही है। और ये बीजेपी लगातार बड़े जोरों शोरों से उठा रही है कि ये घुसपैठियों को भगाने के लिए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये भी अपने चुनावी भाषणों में बिहार में जाके इसी चीज़ का बखान कर चुके हैं कि ये विदेशी जो घुसपैठी हैं उनको भगाने की एक्सरसाइज है, और कांग्रेस और आरजेडी इनको बचाने के लिए चुनाव आयोग की इस मुहिम का विरोध कर रही है। लेकिन जब चुनाव आयोग से ये सवाल पूछा गया, परसों भी पूछा गया था, आज फिर पूछा गया कि कितने इलीगल माइग्रेंट मिले, कितने घुसपैठिए मिले हैं, जो वोटर लिस्ट की छंटनी हुई है, कितने घुसपैठिए मिले, उसका आंकड़ा क्या है, तो चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था, बल्कि चुनाव आयोग टाल मटोल करता हुआ अपना पूरा बोझ ईआरओ पर डालता नजर आया। इस प्रक्रिया में ड्राफ्ट सूची जब आई थी तो लगभग 65 लाख मतदाता सूची से नाम कटे थे, और जब फाइनल सूची आई तो 3.66 लाख नाम कटे। जो ये कुल नाम कटे, इनके प्रमुख कारण हैं कुछ मतदाताओं का मृत पाया जाना, कई मतदाताओं का भारत के नागरिक के रूप में अपनी जब जांच हो रही थी तो उसमें सक्षम न पाया जाना, कई मतदाताओं के कई जगह नाम बने हुए थे, उनका एक जगह नाम आना, और कई मतदाताओं का बिहार से स्थायी प्रवास हो जाना। चूंकि ये सारी सूचियां विधानसभा के स्तर पर, जिला के स्तर पर और राज्य के स्तर पर सभी से साझा की जा चुकी हैं और आंकड़े सहित साझी की जा चुकी हैं, इसीलिए ये अलग अलग जो आप
की बात कर रहे हैं वो चुनाव आयोग के स्तर पर नहीं, ईआरओ, डीईओ और सीओ के स्तर पर इसका पूर्ण विश्लेषण उपलब्ध है। एक बड़ा अहम मुद्दा ये भी उठाया गया था कि क्या सोशल मीडिया पर जिस तरह से चुनाव के दौरान वीडियोस या वो सब डाले जाते हैं, यानी एक तरह से जो सवाल पूछने वाला था वो साफ साफ दिख रहा था कि सोशल मीडिया में कांग्रेस के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए चाह रहा था कि चुनाव आयोग कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, कि इस तरह का मटेरियल पोस्ट हो सकता, नहीं हो सकता, ये हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन चुनाव आयोग ने इससे भी अपना पल्ला झाड़ते हुए सारा दारोमदार खुद सोशल मीडिया पर डाल दिया कि अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें सोशल मीडिया भी और मीडिया भी। यानी कि यहाँ भी एक जो गोदी मीडिया चाह रही थी कि उनके मुंह से कुछ ऐसा बुलवाएं कि सोशल मीडिया को लेकर, कांग्रेस के सोशल मीडिया को खास करके किसी तरह से कर्टेल किया जा सके, वो भी चुनाव आयोग ने नहीं माना। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे चुनाव आयोग आज भी अड़ा हुआ है, जो अभी पुराने रुख पर कायम है। जब चुनाव आयोग से पूछा जाता है कि क्या इस बार आप वोटिंग की सीसीटीवी फुटेज शेयर करोगे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, तो उन्होंने फिर मना कर दिया, इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये निजता का मामला है, हम सिर्फ अदालत में सीसीटीवी, अदालत के कहने पर अदालत को सीसीटीवी फुटेज शेयर कर सकते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं। और दूसरा, आधार कार्ड को जो एक नागरिकता मानने से फिर इनकार किया, नागरिकता का प्रूफ मानने से। उन्होंने कहा ये सिर्फ पहचान पत्र है, इसको आप नागरिकता से नहीं जोड़ सकते। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अभी भी मुझे लगता है चुनाव आयोग अपने रुख पर कायम है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको बताना मैं भूल गया, उनसे ये भी पूछा गया था, स्पेसिफिकली पूछा गया था कि राहुल गांधी ने, माफ़ कीजिए, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी ने जब आरोप लगाए थे तो राहुल गांधी को धमकी दी थी बाकायदा कि 1 हफ्ते का अल्टीमेटम है, एफिडेविट दायर करो, इसके अलावा नहीं तो देश से माफ़ी मांगो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उस पर क्या हुआ, क्या एफिडेविट अब भी मांगे जाएंगे? चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, ज्ञानेश कुमार जी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इधर उधर गलियां पकड़ते नजर आए और कहा कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चलती रहती हैं, उनका ये होता है, उनका वो होता है। जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स, आपको मालूम है, चीज़ों को टालते हैं, उस तरह के टाले। यानी कि राहुल गांधी से सीधा एफिडेविट मांगने वाली बात पर भी कुछ नहीं बोल पाए। राहुल गांधी से सीधी टक्कर लेने से बचता हुआ नजर आया चुनाव आयोग। राहुल गांधी से सीधे सवाल पूछने या सीधा मुकाबला करने से डरते नजर आए ज्ञानेश कुमार। ये इम्पैक्ट है राहुल गांधी का चुनाव आयोग के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी उन्होंने, उसका ये इम्पैक्ट पड़ा है कि आज के पूरे कार्यक्रम में, बिहार के इस पूरे कार्यक्रम में और बिहार के कार्यक्रम को लेकर जो चीज़ें, जो नीति अपनाई है, जो कदम उठाए हैं चुनाव आयोग ने, उस पर सीधा सीधा राहुल गांधी की उस मुहिम का इफ़ेक्ट नज़र आया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो फ्रीबीज उससे पहले देने का मौका दे दिया, उस पर उन्होंने कुछ खास तवज्जो नहीं दी। इतना ज़रूर कहा कि अब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, इसके बाद इन सब चीज़ों पर रोक लगा दी जाती है। फिलहाल आज के इस छोटे से वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।